गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग अब जो ये एनसीईआरटी का हम लोग जो न्यूमेरिकल लगा रहे थे दूसरे चैप्टर का, तो हम लोग पिछले वीडियो में 2.9 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो में 2.10 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं 2.10। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। तो आपको ये दिया गया है और इसमें सार्थक अंक बताना है। तो देखिए हम लोग सार्थक अंक पढ़ चुके हैं। सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक की पहचान कैसे करते हैं। तो आइए देखिए इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो दशमलव के बाद ये शून्य आ गया। हम लोग क्या पढ़े थे, दशमलव के बाद अगर कोई अशून्य अंक है और उसके पहले शून्य है तो सार्थक अंक में नहीं होते हैं। अशून्य अंक के पहले अगर शून्य है तो सार्थक अंक में नहीं होते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 कितने हो जाएंगे, इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। 3 हो गए। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम 10 टू द पावर किसी संख्या को लिखते हैं तो दशमलव के पहले एक अंक आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी किसी पद को हम दशमलव में लिखना चाहते हैं और 10 की घात के रूप में, तो दशमलव से पहले एक अंक आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना है कि 370, क्या लिखना है, 370, तो इसको हमको पॉइंट में अगर लिखना है तो 3 पॉइंट करके लिखेंगे। 3.70 इंटू 10 टू द पावर 2 ऐसे करके लिखा जाता है। देखिए, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी हम दशमलव को लिखते हैं और 10 की घात के रूप में, तो दशमलव के पहले एक अंक आना चाहिए। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हो गया, कितने हो गए सार्थक अंक, 1 2 3 हो गए। इसमें देख कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो 1 2 3 4 हम लोग पढ़े थे। या शून्य अंक के बाद अगर शून्य आता है तो वह सार्थक अंक में होते हैं। तो 1 2 3 4 कितने सार्थक अंक हो गए, इसमें 4 हो गए। अब इसमें देखिए, इसमें बताइए इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गया आपका 4 हो गया। इसमें देखिए कितने सार्थक अंक हैं, तो 1 2 3 4 इसमें भी 4 हो गए। अब देखिए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो दशमलव ये संख्या हो गई, अशून्य हो गया, इसके पहले शून्य सार्थक अंक में नहीं होते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए 4। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जो आपको बताया गया है सार्थक अंक की पहचान, उसको एक बार पढ़ करके और तब ये ज्ञात करेंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा। अब देखो बच्चों 2.11, तो आप एनसीईआरटी की बुक को निकाल लीजिए और देखिए इसका 2.11। इसमें दिया हुआ है धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर, 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको सार्थक अंक का प्रयोग करके इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें शब्द बोला है कि सार्थक अंक, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपको लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दिया हुआ है, इन तीनों में जिसका सबसे कम सार्थक अंक आया रहता है वही उसके क्षेत्रफल और आयतन में भी होना चाहिए। तो जैसे देख लीजिए, हम ये चेक करने पहले कि सबसे कम सार्थक अंक किसका आया है, लंबाई में आया है कि चौड़ाई में आया है कि मोटाई में आया है। जो सबसे कम आया रहेगा सार्थक अंक, वही उतना ही सार्थक अंक हमको क्षेत्रफल में भी और आयतन में भी होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए पहले क्या क्या दिया। तो लंबाई आपको दिया है 4.234 मीटर, चौड़ाई दिया है 1.005 मीटर, और जो मोटाई दिया, मोटाई को हमने टी माना है, मोटाई जो दिया है वह 2.01 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनको किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो मोटाई टी बराबर हो गया 2.01 गुणे 10⁻² मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस लंबाई में जो सार्थक अंक आया है, देखिए 1 2 3 4 आया है।
इसमें देखिए 1 2 3 4 इसमें भी आया है, और इसमें देखिए 1 2 3 आया है। इसका मतलब ये हो गया, जब हम एरिया को निकालेंगे तो इस एरिया का जो रिजल्ट आएगा उसमें केवल 3 ही सार्थक अंक आने चाहिए। इसके बाद जब हम आयतन निकालेंगे तो उस आयतन के रिजल्ट में भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 3 होने चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे आयताकार शीट का क्षेत्रफल। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BT प्लस LT। आप लोग उसके पहले सूत्र पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासों में कि जो आयताकार होता है, आयताकार शीट का जो संपूर्ण क्षेत्रफल लिया जाता है वह होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। हम लोग ऊंचाई ग्रुप में पढ़े हैं और यहाँ ऊंचाई का स्थान पर क्या दे दिया है आपको? मोटाई दे दिया है। तो वही फार्मूला LB प्लस BT प्लस LT। अब हम क्या करेंगे, इसमें LB BT और LT का मान पुट कर देंगे। देखिए L कितना मान दिया? 4.234। B कितना दिया? 1.005 दिया, प्लस BT 1.005 हो गया, इंटू T तो 2.01 इंटू 10⁻² हो गया, प्लस LT L 4.234 इंटू जो T की वैल्यू है 2.01 गुणे 10⁻²। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद ये पद आ गया, इनका हम विस्तार कर देंगे, 10⁻² का गुणा कर देंगे तो ये आपका इनके साथ गुणा कर देंगे तो ये आएगा, इतना पद आ गया, और प्लस इनका विस्तार करेंगे, जब गुणा करेंगे तो ये आ गया। अब इन तीनों पदों को जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8.720947 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यह एरिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम जब इसका लास्ट रिजल्ट लिखेंगे तो मैं आपको क्या बोला, इस पद में आए हुए जो सबसे कम सार्थक अंक होता है उतना ही इस एरिया में भी सार्थक अंक आने चाहिए। तो देखिए इसमें कितने हैं? सबसे कम 3, तो इसमें कितना चाहिए? 3। तो इसका जो रिजल्ट होगा एरिया का कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 3, यानी लिखेंगे 8.72 मीटर स्क्वायर। ये इसका रहा आंसर, ये इसका रहेगा आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। मेन चीज़ आपको बताया गया था ये कि जो आप एरिया और इसका जो वैल्यूम निकालेंगे उसमें सार्थक अंक आने चाहिए। सार्थक अंक के आधार पे आपको बताना था। तो हमने देखा कि सबसे कम किस में आया, सार्थक अंक कितना आया? 3। तो हमें हमारे एरिया में भी 3 आना चाहिए और इस वैल्यू में भी कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब देखिए, अब पूछा था इसका, इस आयताकार शीट का आयतन, तो आप आयतन क्या पढ़े? LBH। अंतर क्या है? ये जब हम क्या लिख देंगे? T। तो V बराबर LBT। L की वैल्यू 4.234, B की 1.005 एंड T मतलब मोटाई 2.01 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का वैल्यू, आयतन का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। अब इनका इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 8.55289 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी हम इसका जो रिजल्ट लिखेंगे, वो कितना आ जाएगा? सार्थक अंक के रूप में कितना आना चाहिए? इसमें 3, तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो 8.55 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब हम ये 10⁻² लिखेंगे। तो अब देखिए ये भी इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3। इसमें कितने हो गए? 3। और सबसे कम कितने आए हैं? 3। तो प्रश्न में यही बोलना था सार्थक अंकों तक। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूछा गया था आयताकार शीट का क्षेत्रफल और आयतन उचित सार्थक अंकों तक, तो हमने ज्ञात किया। देखिए उचित सार्थक अंकों तक यहाँ पे कितना 8, यहाँ जो निकला था वैल्यू क्या हो गया? 8.72, और आयतन के लिए 8.55 10⁻² मीटर क्यूब। सार्थक अंकों तक मतलब क्या? जो सबसे कम सार्थक अंक आए हुए हैं उतने ही सार्थक अंक आपके एरिया में और वैल्यू में भी आना चाहिए। तो देखिए हम लोग उचित सार्थक अंकों तक क्षेत्रफल निकाले और आयतन निकाले। देखिए बच्चों, इसका 2.12 इसमें दिया हुआ है कि पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.300 kg है। सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान 20.15 ग्राम व 20.17 ग्राम है, डिब्बे में रखे जाते हैं। यानी डिब्बे का द्रव्यमान दे दिया और सोने के 2 टुकड़े का द्रव्यमान दे दिया। तो इसमें पूछा है पहले ए,
डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है। तो डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना, डिब्बे का द्रव्यमान तो था ही, और उसी में क्या हो गया, सोने के 2 टुकड़े भी रख दिए गए, तो डिब्बे का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तीनों के योग के बराबर। फिर पूछा है बी, उचित सार्थक अंकों तक टुकड़े के द्रव्यमानों में कितना अंतर है। यानी पुनः पूछा है कि उन टुकड़ों के द्रव्यमानों में कितना अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सार्थक अंकों तक जब आपको प्रयोग करना है सार्थक अंक का, तो अभी इसके पहले हम लोग पढ़े कि गुणे के रूप में था, जो हम लोग निकाले थे क्षेत्रफल और आयतन। मेरे प्यारे बच्चों, सार्थक अंक में योग और अंतर का नियम कुछ अलग है। अगर किसी संख्या का योग करना है, अंतर करना है, तो सार्थक अंक के लिए दशमलव के बाद जितनी संख्या आई रहती है उतने ही इसके योगफल और अंतर में भी आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जो दशमलव के बाद, जैसे मान लीजिए आपको 3 संख्या दी हुई है, इन तीनों में दशमलव के बाद जितनी कम संख्याएं आई रहती हैं उतनी ही संख्या आपके योगफल और अंतर में भी आनी चाहिए। ये है योग और अंतर के लिए सार्थक अंक का प्रयोग। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं उचित सार्थक अंकों तक। देखिए, इसमें आपको दिया गया है डिब्बे का द्रव्यमान। हमने माना कि डिब्बे का द्रव्यमान m1 है, जो 2.300 किग्रा है। सोने के पहले टुकड़े का द्रव्यमान हमने माना m2, जो दिया था 20.15 ग्राम दिया था। तो इसको हम लोग क्या बदलेंगे, किग्राम बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबका यूनिट सेम होना चाहिए। तो इस ग्राम को हम बदलेंगे किग्रा में, तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, या यह भी कर सकते हैं 10⁻³ से गुणा कर देंगे, एक ही बात हुआ। तो ये जो पॉइंट है वह अब चला जाएगा आगे कितने स्थान तक, 3 स्थान तक। तो देखिए 0.02015 किग्रा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। पुनः दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान हमने माना m3, 20.17 ग्राम दिया था। इसको भी आप बदलेंगे किग्रा में, तो आ जाएगा 0.02017 किग्रा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें ये देखना है अंतर और योग में, ध्यान दीजिए, अंतर योग में सार्थक अंकों के लिए कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने स्थान है, 3 स्थान है। यहाँ दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 5 हैं। तो हम यह देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने कम स्थान हैं उतने ही स्थान योगफल और अंतर में आने चाहिए। तो कितना स्थान है, देखिए यहाँ पे 3, यानी जब हम इसका योगफल करेंगे तो उस योगफल में कितने स्थान तक हम लेंगे, दशमलव के 3 स्थान तक लिया जाएगा। तो देखिए, तो पूछा है कुल द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान क्या आएगा, डिब्बे का द्रव्यमान आएगा, सोने के पहले टुकड़े का द्रव्यमान आएगा, फिर सोने के दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान आएगा। तो इसको हम लिखेंगे m1 + m2 + m3। अब तीनों देखिए हमने मान, क्योंकि तीनों एक यूनिट में हो गए किग्रा में, तो तीनों का हमने मान रख दिया, तीनों का योग कर दिया। अब देखिए इस नियम के आधार पे दशमलव बाद कितने स्थान चाहिए, 3। यहाँ देखिए दशमलव कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः कुल द्रव्यमान दशमलव के 3 स्थान तक, मतलब क्या, 2.340। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी कुछ नियम है, जितने स्थान तक लिखते हैं उसके बाद अगर कोई संख्या 5 है, 5 से है या 5 से अधिक है, तो इसके पहले वाले संख्या में हम लोग 1 जोड़ देते हैं। अगर ये विषम है तो जोड़ते हैं, सम है तो नहीं जोड़ते हैं। इस तरह का नियम भी होता है। अगर प्रश्न में आएगा तो हम आपको बता देंगे। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा है कि टुकड़ों के द्रव्यमानों में अंतर, यानी जो हम यह m2 और m3 सोने का टुकड़े लिए हैं, इसमें पूछ रहा है अब अंतर। तो क्या लिखेंगे, तो जो बड़ी राशि है उसको पहले, जो छोटी है उसको बाद में करके हम लेस कर देंगे। तो टुकड़ों के द्रव्यमानों में अंतर m3 - m2, बल्कि यह देखिए यह भी ग्राम में है, यह भी ग्राम में है, तो इसको किग्रा में बदलने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं दोनों का अंतर करना है, इसका प्रयोग नहीं करना है। तो जब ये ग्राम में दिए हैं तो इनको हम ऑलरेडी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो देखिए m3 कितना दे दिया, तो 20.17, और m2 कितना दिया, तो 20.15, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.02 ग्राम। अब कहेंगे सर इसको हम कैसे उचित सार्थक अंकों तक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव कितने स्थान आए हैं इसमें, 2, यहाँ भी कितने आए हैं, 2, तो इसके अंतर में भी कितने चाहिए, 2।
तो देखिए कितने आए हैं यहाँ पे, अंतर में कितने आए हैं यहाँ पे, दशमलव का कितना स्थान आया है, 2 स्थान आता है। ये रहा उचित सार्थक अंकों तक योग और अंतर। मेन चीज आपको यही बताना था कि हम सार्थक अंकों के साथ योग और अंतर कैसे करते हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, गुणा पढ़े थे, LBT के रूप में पढ़े थे और क्षेत्रफल के रूप में पढ़े थे, और यहाँ हम लोग क्या पढ़ लिया, योग और अंतर।